Find the coefficient of a raised to the power 4 in the product 1 plus 2a raised to the power 4 2 minus a raised to the power 5. 1 plus 2a raised to the power 4 2 minus a raised to the power 5. हमें कोफिशिएंट चाहिए किसका? a to the power 4 का। तो हम क्या करते हैं, इसकी जनरल टर्म निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? टी आर प्लस 1 एन सी आर ए रेज टू दी पावर एन माइनस आर एक्स रेज टू दी पावर आर। ये इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म का फॉर्मूला बनता है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इस पे जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाता हूँ तो n की जगह हमारे पास क्या होगा? 4। तो 4 सी आर को हम लोग लेके चलते हैं R1। ए की जगह हमारे पास क्या है? 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। क्या मिलेगा? 2a की पावर R1। यहाँ मिलेगा 5c, इसकी भी हमने जनरल टर्म लगा दी। एक को हमने R1 लिया, इसको हमने R2 ले लिया। 5c R2, 2 की पावर 5 माइनस R2 माइनस a की पावर हमारे पास क्या हो गया? R2। ठीक है, हमने इसकी जनरल टर्म अलग निकाली, इसकी जनरल टर्म अलग निकाली, दोनों मल्टीप्लाई में थे तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई में रखा। ये हमारे पास बनेगा 4c R1 5c R2 2 की पावर R1, यहाँ आएगा 2 की पावर 5 माइनस में R2। ठीक है, माइनस 1 की पावर R2 यहाँ से निकलेगा और a की पावर हमारे पास आएगा R1 प्लस R2। यहाँ से a की पावर R1 आएगा, यहाँ a की पावर R2 आएगा। अब हमें R1 प्लस R2 की जगह हमें a की पावर कितनी चाहिए? 4। मीन्स R1 प्लस R2 हमारे पास कितना होना चाहिए? 4। क्लियर? अब अगर R1 0 है तो केसेस बनेंगे हमारे पास। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अगर R1 हमारे पास है 1 तो R2 कितना हो जाएगा? 3। अगर R1 हमारे पास है 2 तो R2 हो जाएगा 2। अगर R1 हमारे पास है 3 तो R2 हो जाएगा 1। R1 अगर हमारे पास है 4 तो R2 क्या हो जाएगा? 0। तो हमें ये पांचों केस डिस्कस करने पड़ेंगे, बाद में फिर पांचों को हम लोग ऐड कर देंगे। सबसे पहला केस लेते हैं, R1 की जगह 0 और R2 की जगह 4। R1 0 क्या बनेगा? 4c 0 5c 4 R2 की जगह 4 2 रेज टू द पावर R1। R1 मतलब 0, 2 की पावर 0 1 2 की पावर 5 माइनस में R2 यानी कि 4, तो यह बनेगा 2 की पावर 1 माइनस 1 की पावर R2 था 4 माइनस 1 की पावर 4 यानी कि पॉजिटिव। ये हमारा फर्स्ट केस बना। प्लस में हम सेकंड केस की बात करते हैं। R1 की जगह 1, R2 की जगह हमारे पास क्या आएगा? 3। R1 की जगह 1 मतलब 4c 1 5c 3 2 की पावर R1 यानी कि 1 कितना मिलेगा? 2। 2 की पावर 5 माइनस में R2 कितना है? 3 मतलब 2 की पावर 5 माइनस 3 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस 1 की पावर R2 है 3 माइनस 1 की पावर 3 यानी कि नेगेटिव। तो ये हमारे पास आएगा नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस हुआ। थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। R1 को 2 पुट करना है, R2 को भी 2 पुट करना है। R1 को 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4c2 5c2 2 की पावर 2 यानी कि 4, यहाँ आएगा 2 की पावर 5 माइनस में 2 यानी कि 2 की पावर 3 8 माइनस 1 की पावर 2 वो 1 हो जाएगा। ये थर्ड केस बना। प्लस फोर्थ केस की बात करते हैं। R1 अगर 3 है तो R2 कितना है? 1 है। R1 की जगह 3 लेते हैं तो क्या मिलेगा? 4c3 5c1 2 की पावर 3 8 हो गया। यहाँ 2 की पावर 5 माइनस में 1 यानी 2 की पावर 4 16 हो गया। माइनस 1 की पावर R2 है 1 माइनस 1 की पावर 1 यानी कि नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा।
प्लस R1 को 4 पुट करेंगे, R2 को 0, फिफ्थ केस की बात करते हैं। R1 को 4, 4C4, 5C0, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16, 2 की पावर यहाँ आएगा 5 मतलब 32 और -1 की पावर 0 यानी कि 1 बनेगा। तो ये हमारे पास केसेस बने, इनको अब हम सॉल्व करेंगे। 4C0 आप लोग जानते हैं 1 होगा, 5C4, 5C4 किसके इक्वल होगा? 5C1 के, 5C4 5C1 के इक्वल होगा, 5C1 यानी कि 5, 5 × 2, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी? 10 माइनस में 4C1 कितना होगा? 4, 5C3 कितना आएगा हमारे पास? 10, 5C3 कितना आएगा हमारे पास? 10 इंटू में कितना है? 8, तो ये कितना मिलेगा हमारे पास? माइनस में 320 प्लस 4C2 इज 6, 5C2 इज 10 इंटू में कितना है? 32, 4 × 8 32, तो ये हमारे पास बनेगा कितना? 1920 प्लस में हमारे पास आया 1920 माइनस में 4C3 इज 4C1 के इक्वल होगा 4, 5C1 कितना है? 5, ये हमारे पास 8 × 16 इज, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। ये बनेगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, ये 2 की पावर हो गया 9 मतलब 512 इंटू में 5 कितना आएगा? 062560 प्लस में 4C4 1 होगा, 5C0 भी 1 होगा, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, मतलब ये कितना मिलेगा? 512, ये हमारे पास आएगा। तो अगर आप फाइनली देखें तो ये हमारे पास क्या बना? अगर हम पॉजिटिव ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास बना 1930 प्लस के अंदर कितना है? 512, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वाला बनेगा 2442। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव हमारे पास कितना है? ये दोनों टर्म नेगेटिव के अंदर है हमारे पास, तो क्या मिलेगा? 0882, ठीक है। तो 2442 में से हमने 2880 को हमने क्या करना है? माइनस करना है, तो 2880 2442 कितना मिलेगा? ये 8, 7 - 4 3, यहाँ आ गया 4, तो -438, ये हमारा आंसर होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा टफ कंसेप्ट भी है, तो ध्यान से समझेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप इसका आराम से, बहुत ध्यान से समझना इसको आप। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 4 in the expansion 1 + x + x square + x cube raised to the power 11। 1 + x + x square + x cube रेज टू द पावर 11, हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए? x रेज टू द पावर 4 का। ओके, तो ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 1 + x है, इन दोनों में से x² कॉमन निकालते हैं, 1 + x आ जाएगा। x² हमने यहाँ से कॉमन निकाला, 1 + x दोनों में से कॉमन आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 + x² पूरे की पावर 11 हो जाएगी। हमें इस प्रोडक्ट में कोफिशिएंट किसका चाहिए? x रेज टू द पावर 4 का। हम इसे दो अलग अलग बायनोमियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इस प्रोडक्ट में कोफिशिएंट चाहिए x रेज टू द पावर 4 का। ध्यान रखना, हम पहले इसकी जनरल टर्म बनाते हैं। इसकी जनरल टर्म क्या मिलेगी? 11c, r को क्या लेते हैं? r1, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, x रेज टू द पावर r1। इसी तरीके से इसकी जनरल टर्म बनाते हैं, 11c r2, 1 की पावर कुछ भी 1 रहेगा, x की पावर 2r2, x² की पावर r2 मतलब x की पावर 2r2।
तो ये हमारे पास बना 11C_R1 11C_R2, x की पावर हमारे पास आ गई R1 + 2R2। अब यहाँ अलग अलग केसेस बनेंगे, मुझे x की पावर कितनी चाहिए थी 4, ठीक है। तो R1 + 2R2 को हम इक्वेट करेंगे किससे, 4 से। आप जानते हैं जनरल टर्म में R नेगेटिव नहीं हो सकता, R फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। R 0 या पॉजिटिव इंटीजर रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम R1 को 0 पुट करते हैं, तो R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2। अगर R1 हमारे पास है 1 तो R2 कितना मिलेगा 3/2, ये अलाउड नहीं है। अब हम R1 को क्या पुट कर रहे हैं 2, R1 को 2 पुट करेंगे तो R2 कितना आएगा 1, और सिमिलरली R1 को अगर हम पुट करेंगे 4 तो R2 कितना आएगा 0। ये 3 केस हमें निकाल के ऐड करने पड़ेंगे। फर्स्ट केस R1 अगर 0 है और R2 4 है तो कोफिशिएंट क्या मिलेगा, R1 को 0 रखना है, R1 को 0 पुट करोगे क्या मिलेगा 11C0 और 11C2, एक कोफिशिएंट हमारे पास ये बनेगा। सेकंड R1 2 तो R2 1 है, 11C2 देन 11C1 प्लस R1 अगर 4 है तो 11C4 11C0, ठीक है। अब इसको 11C0 आपको पता है 1 होता है, 11C0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या मिलेगा 11C2 प्लस 11C1 हम लोग जानते हैं 11 होगा, तो 11 इंटू में 11C2 प्लस में 11C4, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 12 इंटू में 11C2 प्लस में 11C4 बनेगा। 11C2 को सॉल्व करते हैं तो 11 इंटू 10 2 इंटू 1, 11C4 की बात करते हैं तो 11 10 9 8 डिवाइडेड में 4 3 2 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये 6 बनेगा, ये हमारे पास कितना मिलेगा 66, यानी कि 660 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 4 3 2 1 यानी कि 24 8, यहाँ से 3 लेंगे, ये मिलेगा हमारे पास 330, तो फाइनली ये हमारे पास बनेगा 990। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 हमारे पास क्या होना चाहिए 990, ऑप्शन सी हमारे पास आंसर आना चाहिए, सॉरी ऑप्शन बी आंसर आना चाहिए हमारे पास। Find the coefficient of x raised to the power 9 in the expansion 1 + x + x square + x cube का होल क्यूब है, इंटू में 1 - x raised to the power 6 है। 1 + x + x square + x cube होल क्यूब 1 - में x raised to the power 6 हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 9। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास एक जीपी बन रही है। जीपी के सम का फॉर्मूला आप जानते हैं, a r⁻n - 1/r - 1 होता है। इसमें a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशो कैसे निकलती है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे पास a है 1, कॉमन रेशो हमारे पास कितनी है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म यानी कि x, और n हमारे पास है 4। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं इस सम का तो क्या मिलेगा, a यानी कि 1, r यानी कि x है मेरे पास यहाँ पे, x की पावर n कितना है 4 -1 बाय में r - 1 का क्यूब, और ये 1 - x की पावर कितना हो गया 6, ठीक है। यहाँ 1 - x है, यहाँ भी 1 - x बना देते हैं, ऊपर नीचे नेगेटिव कॉमन निकालते हैं, तो ये 1 में x की पावर 4 का क्यूब बाय में 1 - x का क्यूब, और ये 1 - x की पावर 6 है, कैंसिल करेंगे तो ये मेरे पास फाइनली ये प्रोडक्ट इस तरीके से बन के आएगी। ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब हमें इस प्रोडक्ट में कोफिशिएंट किसका चाहिए, x की पावर 9 का, तो हम इन दोनों की अलग अलग जनरल टर्म निकालेंगे। इसकी जनरल टर्म क्या बननी चाहिए, n की जगह हो गया हमारे पास 3, ठीक है। तो 3CR1, 1 की पावर कुछ भी 1 रहेगा, माइनस x की पावर 4 R1
ठीक है, ये मिलेगा 3CR2 माइनस एक्स की पावर R2। क्लियर? 3CR1 माइनस 1 की पावर यहाँ आएगा R1, यहाँ आएगा R2, तो माइनस 1 की पावर R1 प्लस R2, 3CR2 भी आएगा, 3CR1 3CR2। ठीक है, और x की पावर कितना आएगा 4R1 और यहाँ पे आएगा R2, 4R1 प्लस R2, ये x की पावर आएगा। पर हमें x की पावर कितनी चाहिए 9, कोफिशिएंट हमें चाहिए x की पावर 9 का। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 4R1 प्लस R2 को कंपेयर करेंगे किससे, 9 से। अब हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे, R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है R1 R2 ना तो नेगेटिव हो सकते हैं ना ही फ्रैक्शन में हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं R1 को 0 पुट करता हूँ तो R2 हमारे पास कितना आएगा 9, ये एक केस बनेगा। R1 अगर 1 है तो R2 कितना आएगा 5, R1 अगर 2 है तो R2 कितना आएगा 1। ये 3 केस हमारे पास बनेंगे। हमें 3 केस की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर थोड़ा सा रब कर देते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला केस R1 की जगह 0 लेंगे तो 3C 0 और R1 R2 कभी भी n से बड़े नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे R2 कितना आ रहा है 9, तो R2 9 नहीं हो सकता, वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ R2 कितना आ रहा है 5, R2 5 भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि R n से बड़ा नहीं हो सकता कॉम्बिनेशन में, तो ये केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये एक केस बचेगा, R1 की जगह क्या लेंगे 2 और R2 की जगह 1। R1 की जगह 2, 3C2 इंटू में 3C1 माइनस 1 की पावर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इज 3, तो ये मिलेगा नेगेटिव। 3C2 3 होगा, 3C1 भी 3 होगा, फाइनली कितना आएगा -9। ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 9 इस एक्सपेंशन में कितना आना चाहिए -9, ये हमारा आंसर होगा। इन द एक्सपेंशन 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 6, हमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 11 फाइंड आउट करना है। तो 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 6, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल बन गई, जबकि हम लोग फॉर्मूले किसके जानते हैं, बाइनोमियल के फॉर्मूले हम लोग जानते हैं। हमें कोफिशिएंट x की पावर 11 का फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 1 प्लस 2x इंटू में 1 प्लस x, इसके फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर करने आपको बहुत ईजिली आते होंगे। 1 प्लस 2x 1 प्लस x रेज टू द पावर 6, इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गई, दो बायनोमियल्स के प्रोडक्ट बन गई, 1 प्लस 2x की पावर 6 और 1 प्लस x की पावर 6। हमें कोफिशिएंट चाहिए x रेज टू द पावर 11 का। ओके, अब क्या करेंगे, तो हम इसकी जनरल टर्म निकालते हैं। इसकी जनरल टर्म क्या मिलेगी 6CR1, R की जगह हमने क्या लिया R1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, 2x की पावर R1, ठीक है, और ये मिलेगा 6CR2 x की पावर R2। फाइनली ये बनेगा 6CR1 2 की पावर R1 और x की पावर बनेगा R1 प्लस R2, और 6CR2 भी हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास x की पावर कितनी आ रही है R1 प्लस R2, मुझे कितनी चाहिए 11, तो R1 प्लस R2 को हम लोग क्या लेके चलेंगे 11 से इक्वेट करेंगे। अब मैं डिफरेंट केसेस बनाऊंगा। डिफरेंट केसेस हमारे पास कैसे बनेंगे, मैं R1 की वैल्यू पुट करूंगा, R2 फाइंड आउट करूंगा। R1 और R2 आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकते और फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ये इंटीजर्स में रहेंगे, 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलेंगे होल नंबर्स के अंदर। अगर R1 0 है तो R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 11 आ गई, पर R2 11 अलाउड नहीं है क्योंकि R2 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो R1 0 नहीं हो सकता। अगर R1 1 है तो 10 होगा, वो भी अलाउड नहीं है।
2 है तो 9 होगा, वो भी अलाउड नहीं है। ऐसे 3 पे 8 होगा, 4 पे 7 होगा। अगर मैं R1 को पुट करता हूँ 5, ये केस बनेगा हमारे पास, तो R2 कितना आएगा 6, ये अलाउड है दोनों जगह, ठीक है। अगर मैं R1 को पुट करता हूँ 6 तो R2 कितना होगा 5। अब R1 को मैं 6 से ज़्यादा 7 8 पुट कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि R1 अलाउड नहीं होगा। फिर पहले R2 अलाउड नहीं था, R1 को 6 से बड़ा पुट करूंगा तो R1 अलाउड नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ ये 2 ही केस बनेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या मिलेगा, पहला केस 6C R1, R1 की जगह 5, 6C 5, 6C 6 बनेगा, इंटू में 2 की पावर R1, R1 मतलब 5, प्लस 6C 6, 2 की पावर R1, R1 यानी कि 6, 6C आपको पता है 1 होता है, दोनों 1 हो जाएंगे। 6C 1 के इक्वल होगा, यानी कि 6, ये मिलेगा 6 इंटू में 2 की पावर 5, यहाँ मिलेगा 6 इंटू में 2 की पावर 6, ठीक है। तो 6 इंटू में 2 की पावर 5 हमारा कॉमन निकल जाएगा, 1 + 2, ठीक है। ये कितना मिलेगा हमारे पास 3 × 6 18, इंटू में कितना आ गया 32, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा 6, 36 6 3 54 और 3 57, मतलब 576। ये हमारा आंसर आना चाहिए, यानी कि इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x⁻11 कितना आएगा 576 आना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा। In the expansion 1 + x + x² + x³ 6, हमें कोफिशिएंट इसमें चाहिए x⁻14 का। तो ये हमारे पास बना 1 + x + x² + x³ पावर हमारे पास है 6 के इक्वल। हमें कोफिशिएंट चाहिए x⁻14 का। तो ये हमारे पास 1 + x है, यहाँ से x² कॉमन निकालेंगे, 1 + x पूरे की पावर कितनी है 6, 1 + x इंटू में 1 + x² बनेगा, पावर 6 इस तरीके से रख जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। हमें इस प्रोडक्ट में कोफिशिएंट चाहिए x⁻14 का। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जनरल टर्म अलग बनाएंगे, इसके जनरल टर्म अलग बनाएंगे। इसके जनरल टर्म क्या मिलेगी 6C R1, R की जगह क्या लेंगे R1, 1 की पावर कुछ भी 1 रहेगा, x⁻R1, यहाँ मिलेगा 6C R2, x की पावर 2R2, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 6C R1, 6C R2, x की पावर R1 + 2R2 बनेगा। हमें x की पावर कितनी चाहिए 14, तो R1 + 2R2 की जगह हम क्या रखेंगे 14। अब यहाँ से हम R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं R2 को पुट करता हूँ 0 तो R1 मेरे पास आएगा 14, जबकि R1 14 अलाउड नहीं है। ध्यान रखो कि R1 6 से बड़ा नहीं हो सकता, रिजेक्ट हुआ। अगर मैं R2 को 1 पुट करता हूँ तो ये कितना मिलेगा 12, वो भी अलाउड नहीं है। 2 पुट करता हूँ तो कितना मिलेगा 10, वो भी अलाउड नहीं है। 3 पुट करूँगा इसको, तो R2 को 3 पुट करता हूँ तो कितना मिलेगा 8, वो भी अलाउड नहीं है। R2 को हमें पुट करना पड़ेगा 4। अगर मैं R2 को 4 पुट करता हूँ तो R1 मेरे पास कितना आएगा 6, क्लियर। अगर मैं R2 को 5 पुट करता हूँ, R2 को अगर मैंने 5 पुट कर दिया तो R1 कितना आया मेरे पास 4, ठीक है। और अगर मैं R2 को पुट करता हूँ 6 तो R1 कितना आएगा 2। R2 को मैंने पुट किया 6 तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2। और R2 को मैं 7 पुट कर नहीं सकता क्योंकि वो R2 अलाउड नहीं होगा, R2 6 से बड़ा हो नहीं सकता। तो ये हमारे पास 3 केस बनेंगे, ठीक है। तो एक करके केस बनाते हैं। 6C R1, R1 यानी कि 6। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या बनेगा 6C6, यहाँ मिलेगा हमें 6C4, फिर बनेगा 6C5,
और 64 प्लस 66 और यहाँ आएगा 62। ठीक है, ये केसेस बनेंगे। 66 क्या होता है 1, 64 किसके इक्वल होगा 62 के, 62 इज 15, तो ये बनेगा 15। 65 61 के इक्वल होगा, 6 इंटू 15 ये 1 हुआ, ये भी कितना मिलेगा 15 कॉमन आएगा, 1 प्लस 6 प्लस 1 यानी कि 8, 15 8 ज़ा 120। आंसर हमारा क्या होना चाहिए 120। तो इस एक्सपेंशन में x की पावर 14 का जो कोफिशिएंट होगा वो 120 होगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 11 इन द एक्सपेंशन। हमें इस एक्सपेंशन में x की पावर 11 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर 1 प्लस x रेज टू द पावर 11। ध्यान रखना यहाँ हमारे पास होल पावर है, मतलब मैं यहाँ बाइनोमियल लगा सकता हूँ, यहाँ बाइनोमियल नहीं लगेगी कहीं पे भी। तो हमें इस पूरी मल्टीप्लिकेशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तीनों से। जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस x की पावर 11 मिलेगा, माइनस 2x इंटू में 1 प्लस x की पावर 11 मिलेगा, 3x स्क्वायर इंटू में 1 प्लस x की पावर 11 मिलेगा। हमें इस पूरे सिस्टम में x की पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 ही निकालना पड़ेगा। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी x है, तो मुझे इस एक्सपेंशन में x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए, ताकि जब मैं उसको इस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल मुझे x की पावर 11 मिलेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 प्लस x रेज टू द पावर 11 प्लस 3, यहाँ x स्क्वायर है तो मुझे इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 चाहिए, ताकि जब मैं उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो x की पावर 11 मुझे मिलेगा फाइनली। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 9 इन 1 प्लस x रेज टू द पावर 11। अब ये हमारे पास 1 प्लस x रेज टू द पावर 11 है। अगर मैं इसकी जनरल टर्म की बात करूं तो NCR x की पावर r आएगा। जब मुझे x की पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए तो मतलब मुझे r को क्या पुट करना पड़ेगा 11, तो कोफिशिएंट मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ कोफिशिएंट मुझे मिला 11C11 माइनस में 2 टाइम्स, इसमें मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 चाहिए, मतलब r को मुझे 10 पुट करना पड़ेगा। तो r को 10 पुट करूँगा तो कोफिशिएंट क्या मिलेगा 11C10 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 9 का कोफिशिएंट चाहिए, तो r को 9 पुट करेंगे, कितना आएगा 11C9। तो क्या बनेगा 11C11 इज 1 माइनस में 2, 11C10 किसके इक्वल होगा 11C1 के, 11C1 यानी कि 11 प्लस 3 11C9 ये 11C2 के इक्वल होगा, 11 इंटू 10 बाई 2 इंटू 1 यानी कि 55। ये मिलेगा 1 माइनस 22 प्लस में आएगा 165, तो 166 माइनस में 22 यानी कि 144, ये हमारा आंसर आना चाहिए। फाइंड द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन y रेज टू द पावर 1/2 प्लस x रेज टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर n। हमें इस एक्सपेंशन की 6th टर्म निकालनी है और हमें क्या गिवन है, इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड का बाइनोमियल कोफिशिएंट हमें गिवन है 45। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम a और x को पलट देंगे, हम इन दोनों को पलट देंगे। अब हम क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। इस एक्सपेंशन में थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड या इस एक्सपेंशन की दोनों को हमने पलट दिया, इसकी थर्ड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग एक ही बात है। थर्ड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग के लिए r को 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट निकालते हैं NC2, जनरल टर्म याद है ना,
एन सी आर ए रेज टू द पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर, ये टी आर प्लस 1 बनता है। थर्ड टर्म चाहिए तो आर को 2 पुट करेंगे, एन सी टू ए। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट गिवन है और बाइनोमियल कोफिशिएंट हमारे पास कितना एन सी टू, तो एन सी टू हमारे पास हो गया 45। एन सी टू को सॉल्व करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन, 2 इंटू 1 45, n इंटू एन माइनस वन हमारे पास कितना हुआ 90, 90 को मैं लिखूंगा 10 इंटू 9, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10। तो फाइनली जो हमारे पास एक्सपेंशन बनी वो ये बनी, y रेज टू द पावर 1/3 x रेज टू द पावर 1/3, पावर कितनी होगी इसकी 10। अब हमें इसमें क्या चाहिए 6 टर्म चाहिए। 6 टर्म निकालने के लिए हम r को क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे 10c5 y रेज टू द पावर 1/2 पावर n माइनस r इज 5 x की पावर 1/3 रेज टू द पावर 5। 10c5 कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करना आता है, 10c5 सॉल्व करो कितना आएगा 252 y रेज टू द पावर 5/2 x रेज टू द पावर 5/3, ये हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, हम क्या करेंगे, हमें इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में इरेशनल टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले टोटल टर्म्स निकालेंगे। टोटल टर्म्स में से हम रेशनल टर्म्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल टर्म्स आप जानते हैं इसमें पावर कितनी है 100, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी 101। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, याद करो, n बाय एलसीएम ऑफ p एंड q ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1। यहाँ पे n कितना है, n हमारे पास है 100, ठीक है। एलसीएम ऑफ p एंड q, p हुआ 3, q हुआ p हुआ 5, q हुआ 3, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1, ये बनेगा हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है जस्ट छोटा इंटीजर, 6 पॉइंट समथिंग से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा 6 प्लस 1, मतलब इसमें 7 टर्म्स बनेंगी रेशनल, हमें बतानी है इरेशनल। तो 101 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, कितना आंसर आएगा 94 टर्म्स इसमें हमारे पास इरेशनल टर्म्स होंगी। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 6। हमें इस एक्सपेंशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 6 के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 माइनस एक्स बनेगा, यहाँ से हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ये 1 माइनस एक्स है पूरे की पावर 6 हुआ, ये 1 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, पावर 6 है, दोनों की पावर 6 आ जाएगी। तो हमें इस प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की अलग अलग जनरल टर्म बनाएंगे। इसकी जनरल टर्म बनाएंगे, क्या मिलेगा मुझे 6c, r की जगह लेंगे r1 और माइनस एक्स की पावर r1 बनेगा, ये बनेगा 6c r2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r2। फाइनली ये मिलेगा 6c r1 6c r2 माइनस 1 की पावर r1 प्लस r2। नेगेटिव की पावर r1 यहाँ से आ रही है, r2 यहाँ से आ रही है, ठीक है। और x की पावर कितना आएगा r1 प्लस 2r2। अब हमें इस x की पावर यानी कि r1 प्लस 2r2 हमें कितना चाहिए 7 चाहिए। अब हम r2 की वैल्यू पुट करेंगे और r1 फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं r2 को पुट करता हूँ 0 तो r1 कितना आएगा 7। क्या r1 7 हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब r2 0 नहीं पुट होगा। अब मैं r2 को पुट कर रहा हूँ 1 तो r1 कितना आएगा 5, r2 1 तो r1 5, ये ठीक है, अलाउड है हमें। r2 को अगर हम पुट करते हैं 2 तो r1 कितना आएगा 3, r2 अगर हमारे पास है 3 तो r1 कितना आएगा हमारे पास 1।
ये 3 केस बनेंगे हमारे पास। क्या बनेगा? फर्स्ट केस क्या मिलेगा? 6C_R1 मतलब 6C5 6C1 -1 की पावर R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कितना है? 6 है, और -1 की पावर इवन यानी कि पॉजिटिव होगा। कोफिशिएंट में ये काउंट नहीं करना मुझे। प्लस सेकंड की बात करते हैं, 6C_R1 यानी कि 3 6C_R2 -1 की पावर कितना बनेगा? R1 प्लस R2 बनेगा 5, -1 की पावर 5 यानी कि नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। 6C1 6C3 -1 की पावर 4, R1 प्लस R2 बनेगा 4, वो बनेगा पॉजिटिव। इसको मुझे सॉल्व करना है। 6C5 यानी कि कितना होगा? 6C1 होगा 6 इंटू 6, ये वाला पार्ट बनेगा 36। 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 20। 6C2 कितना आएगा? 15। 6C1 6 इंटू में 20, तो ये मिलेगा 36, प्लस में बनेगा 120 और माइनस में हमारे पास आएगा 300। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा 156 माइनस में 300 यानी कि नेगेटिव के साथ 144, ये हमारा आंसर होगा। तो -144 ये कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 7 बनेगा इस एक्सपेंशन में। Find the coefficient of x raised to the power 5 in the expansion of x square minus x minus 2 raised to the power 5। हमें इस एक्सपेंशन में x स्क्वेयर माइनस x माइनस 2 रेज टू द पावर 5, हमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये हमें पता है कि बाइनोमियल नहीं है, हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये x माइनस 2 x प्लस 1 रेज टू द पावर 5, हमने इसके फैक्टर कर लिए। ठीक है, सबसे पहले x माइनस 2 है, कोशिश करते हैं नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं। नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो नेगेटिव की पावर 5, ओवरऑल नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास दो अलग अलग बाइनोमियल्स हैं, हमें इस प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म क्या मिलेगी? 5C_R1 2 रेज टू द पावर 5 माइनस R1 माइनस x रेज टू द पावर R1। इसकी जनरल टर्म मिलेगी हमारे पास 5C_R2 x रेज टू द पावर R2। तो फाइनली हमारे पास जो टर्म मिलेगी वो 5C_R1 5C_R2 2 रेज टू द पावर 5 माइनस R1 एंड -1 की पावर R1 और x रेज टू दी पावर R1 प्लस R2। x की पावर R1 यहाँ से मिलेगा मुझे, x की पावर R2 यहाँ से मिलेगा मुझे। अब हमें R1 प्लस R2, x की पावर मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए, मतलब R1 प्लस R2 हमारे पास क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट केसेस बनेंगे। सबसे पहले हम R1 को 0 पुट करेंगे तो R2 हमारे पास कितना आएगा? 5। R1 को 1 लेंगे तो R2 कितना आएगा? 4। R1 2 लेंगे तो R2 कितना आएगा हमारे पास? 3। R1 अगर हमारे पास 3 है तो R2 होगा 2। R1 को अगर हम 4 पुट करेंगे तो R2 1, और R1 को अगर हम 5 पुट करेंगे तो R2 कितना आएगा? 0। ये हमारे पास 6 केसेस टोटल बनेंगे। ठीक है, ये 6 केसेस हमारे पास बनेंगे। तो हम इन सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला केस R1 0 R2 5। अगर हम R1 को 0 लेते हैं, नेगेटिव बाहर है, R1 0 5C0 5C_R2 हमारे पास है 5। 2 रेज टू द पावर R1 को हमने 0 लेना है। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 5 -1 की पावर 0 यानी कि प्लस, तो बाहर हमारे पास नेगेटिव रहेगा। ठीक है, सेकंड में फिर बाहर नेगेटिव है। R1 को क्या लेंगे? 1। R2 को क्या लेंगे? 4। R1 को 1 5C1 5C4 2 रेज टू द पावर, R1 को 1 लेना है तो 2 की पावर कितना आएगा? 4
-1 की पावर R1, R1 यानी कि 1, -1 की पावर 1 नेगेटिव, वो नेगेटिव इसे क्या कर देगा पॉजिटिव, माइनस में R1 को 2, R2 को 3, 5C2 5C3, R1 को हमने लिया 2 तो कितना मिलेगा 2 क्यूब, -1 की पावर R1 यानी कि 2, -1 की पावर 2 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये 2 क्यूब है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव एक और है हमारे पास। ठीक है, अब R1 को क्या लेंगे 3, 5C3 5C2, 2 रेज़ टू द पावर कितना आएगा 2, -1 की पावर 3, R1 को हमने 3 लिया तो वो आएगा नेगेटिव, वो नेगेटिव इसे क्या कर देगा पॉजिटिव। फिर मिलेगा हमारे पास 5C4 5C1, 2 रेज़ टू द पावर 1 बनेगा, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 5C5 5C0, 2 रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, R1 को हम जब 5 पुट करेंगे 2 की पावर 0 आ जाएगी। अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे। 5C0 1, 5C5 इज़ 1, 2 रेज़ टू द पावर 5 32, बाहर नेगेटिव था तो ये हमारे पास बनेगा -32। 5C1 इज़ 5, 5C4 इज़ 5C1, 5C4 किसके इक्वल होगा 5C4 5C1 के इक्वल होगा, यानी कि ये 5 होगा। तो 5 इंटू 5 कितना आ गया 25, तो ये 25 इंटू में 16 बनेगा। 5C2 10, 5C3 भी 5C2 के इक्वल होगा 10, तो ये मिलेगा 100 इंटू में 8 हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अगेन 5C3 10, ये भी 10, ये कितना आ गया हमारे पास 100 इंटू में 4, यानी कि 400 हो गया। 5C4 यानी कि 5C1 बनेगा 5 इंटू 5 25 इंटू 2 -50, 5C5 1, ये भी 1, 2 रेज़ टू द पावर 0 भी 1, ये हमारे पास ऐसे आएगा। तो फाइनली ये हमारे पास अब बचा क्या, ये हमारे पास बचा -32 प्लस में 400, माइनस में कितना है 800, प्लस में 400, -50 प्लस 1, तो ये 800 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास -82 प्लस 1, फाइनल आंसर कितना आना चाहिए -81। तो इस एक्सपेंशन में x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए -81, ये हमारा आंसर आना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x² - x³ रेज़ टू द पावर 8, 1 + x² - x³ रेज़ टू द पावर 8, इसमें हमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बाइनोमियल नहीं है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसके फैक्टर्स भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये दो बाइनोमियल्स के अंदर भी कन्वर्ट नहीं हो रही। तो क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टैंडर्ड बाइनोमियल है वो a + x रेज़ टू द पावर n होती है, इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब ये किसका काम करेगा a का, ये x का काम करेगा। इस पे जनरल टर्म बनाते हैं, क्या मिलेगा 8CR, NCR होता है ना 8CR, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, इसकी पावर हमारे पास बनेगा R। ठीक है, अब ये हमारे पास अब एक बाइनोमियल बन गई जिसमें पावर कितनी है R, क्या बनेगा, इस पे हम एक और जनरल टर्म बनाएंगे RCR1, x² रेज़ टू द पावर R - R1 -x³ रेज़ टू द पावर R1। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 8CR RCR1। ठीक है, x की पावर हम इकट्ठे करते हैं, x की पावर कितनी मिलेगी 2R माइनस में 2R1 प्लस 3R1, और साथ में ये मेरे पास -1 की पावर R1 भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 8CR RCR1 -1 की पावर R1,
और x की पावर हमारे पास कितना आएगा, ये सारा था ना 2r प्लस r1, ये हमारे पास आना चाहिए 2r प्लस r1। अब ये हमारे पास पूरी टर्म बनी, हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, x रेज टू द पावर 10 का, मतलब ये x की पावर मेरे पास आ गई। तो 2r प्लस r1 को मैं कंपेयर किससे करूंगा, 10 से कंपेयर करूंगा। अब हम यहाँ पे केसेस निकालने शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर मैं r को 0 पुट करता हूँ तो r1 मेरे पास आएगा 10। ये अलाउड नहीं है क्योंकि R1 कभी भी R से बड़ा नहीं हो सकता, वहाँ ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कैंसिल हो गया। R को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो R2, R को 0 अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो R2 8, ये भी गलत हो गया। R को अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो R2 कितना आएगा मेरे पास 6, ये भी गलत हो गया। 3 पुट करूँगा तो R को अगर मैं 3 पुट करता हूं तो R2 आएगा 4, ये भी गलत हो गया। R2 कभी भी R से बड़ा नहीं हो सकता। तो R को अगर हम लोग 4 पुट करते हैं, R1 है ये, ठीक है। R को अगर हम 4 पुट करते हैं तो R1 कितना आएगा मेरे पास अब 2, R4 R1 2, ये अलाउड है मुझे, R4 भी अलाउड है, ये भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है। R को अगर हम लोग 5 पुट करते हैं तो R1 कितना आएगा 0। ये दो केस हमारे बनेंगे, ये केस सभी निगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों पे वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट केस R4 R1 को 2, R को 4, 8C4, R4 4C2 एंड -1 की पावर R1, -1 की पावर R1, R1 कितना था 2, मतलब पॉजिटिव, ठीक है, प्लस। सेकेंड केस क्या है, R1 R की जगह 5, 8C5 और 5C0, -1 की पावर R1, R1 यानी कि 0, वो पॉजिटिव रहेगा। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। 8C4 कितना होगा हमारे पास 8 7 6 5 4 3 2 1। 4C2 बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है कितना आता है 6। 8C5 किसके इक्वल होगा, 8C3 के। तो 8 × 7 × 6, 3 × 2 × 1 और 5C0 कॉम्बिनेशन में जब भी यहाँ 0 आ जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है। ये 6 से 6 कैंसिल होगा, ये हमारे पास क्या मिलेगा 56। यहाँ क्या होगा 6, ये कैंसिल होगा, यहाँ हमारे पास होगा 2, तो ये हमारे पास मिलेगा 14। 42 × में 10 मतलब ये 420, तो ये हमारे पास 420 प्लस 56 बना, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 476। ये हमारा आंसर आना चाहिए। मतलब इस एक्सपेंशन में x की पावर 10 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए 476, ये आंसर आना चाहिए। In the expansion 1 plus x raised to the power n, find the sum of coefficient of odd power of x। हमें odd पावर के कोफिशिएंट्स का सम फाइंड आउट करना है। एक्सपेंशन हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। अब यहाँ हमारे पास जो मैक्सिमम पावर आएगी वो n आएगी, मिनिमम पावर हमारे पास x की 0 आएगी। तो मतलब इस एक्सपेंशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a0 प्लस a1x प्लस a2x² a3x³ कहाँ तक जाएगा ये an x रेज टू द पावर n तक चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमारे पास n आनी है। अब हमें चाहिए क्या, हमें ओड पावर ऑफ x के कोफिशिएंट का सम, मतलब मुझे a1 प्लस a3 प्लस a5 इन सब का मुझे सम चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले x को यहाँ पुट करते हैं 1। x को अगर हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा 2 रेज टू द पावर n। x को मैंने 1 पुट कर दिया। राइट हैंड साइड पे मुझे क्या मिलेगा a0 प्लस a1, x को हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। कहाँ तक चलेगा ये प्लस an तक चलेगा। फिर हम एक काम कर रहे हैं, x को पुट कर रहे हैं -1। अगर मैं x को -1 पुट कर दूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ x को -1 पुट करते हैं क्या मिलेगा a0 माइनस a1।
यहाँ x को -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर +1 प्लस a2 माइनस a3, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। n के बारे में अभी नहीं पता, n ऑड होगा या इवन होगा, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें a1 हमें आंसर में चाहिए, a3 भी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऐसे चलेगा। ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर n, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब 2a1 आएगा, ये कैंसिल। 2a3 मतलब 2 कॉमन निकलेगा, प्लस में 2a5, इस तरीके से सब जो ऑड कोफिशिएंट सब ऐड होते चले जाएंगे, और वही मुझे चाहिए थे। तो a1 प्लस a3 प्लस a5, इन सब की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 की पावर n/2, पावर ऊपर जाने के बाद एक कम हो जाएगी, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर n-1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। If the sum of coefficients in the expansion x minus 2y plus 3z raised to the power n is 128, x minus 2y प्लस 3z रेज टू दी पावर n, इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट हमें गिवन है 128। सम ऑफ कोफिशिएंट की बात करते हैं तो सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, सिर्फ आपको जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको 1 पुट करना है। तो यहाँ पे x y z आपके पास 3 वेरिएबल हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए आप तीनों को 1 पुट कर दीजिए। 1 पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3 रेज टू दी पावर n, ये सम ऑफ कोफिशिएंट निकला, और ये हमारे पास है 128। यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, 2 रेज टू दी पावर n, 128 इज 2 की पावर 7, मतलब n हमारे पास कितना आ गया, 7। अब हमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n चाहिए। 1 + x रेज टू दी पावर n, n हमारे पास कितना है, 7। हमें इसमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जनरल टर्म निकाल लेते हैं। TR+1 कितना आएगा, 7CR, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, x की पावर r। बात किसके बारे में करना चाहता है, कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट क्या है, 7CR। हमें 7CR क्या चाहिए, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट चाहिए। अब कॉम्बिनेशन हमेशा मैक्सिमम कहाँ होता है, जब r n के हमेशा मिडल में हो। तो ये मैक्सिमम कब होगा, या तो r हमारे पास 3 हो या r हमारे पास 4 हो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बनना चाहिए वो क्या बनेगा मेरे पास, 7C3। 7C3 को हमें सॉल्व करना आता है, कॉम्बिनेशन आपको बहुत इजीली सॉल्व करना आता है, ठीक है। कितना मिलेगा, ये 35। ये आपका आंसर होगा। मतलब इस एक्सपेंशन में 1 + x रेज टू दी पावर n वाली एक्सपेंशन में जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 35 होगा। ये हमारा आंसर होगा। इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन α² x² माइनस में 2αx + 1 रेज टू द पावर 51 वैनिश, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। हमें एक्सपेंशन क्या गिवन है, α² x² माइनस में 2a + 1 रेज टू द पावर 51। हमें सम ऑफ कोफिशिएंट क्या गिवन है, वैनिश, मतलब 0 हो जाता है। सम ऑफ कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 0 है। सम ऑफ कोफिशिएंट निकालते कैसे हैं, सिर्फ आपको वेरिएबल को 1 पुट करना है। अब यहाँ पे वेरिएबल आपके पास क्या है, x है, ये 2αx होगा। वेरिएबल आपके पास क्या है, x है। आपको सिंपली x को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। x को 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, α² माइनस 2α + 1 रेज टू द पावर 51। ये सम ऑफ कोफिशिएंट है, और ये आपको क्या गिवन है, 0। ये हमारे पास α-1 का होल स्क्वायर 51 0 हो गया। α-1 की पावर 1020 हो गया, मीन्स α-1 0 हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1। ये हमारा आंसर होगा। द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ,
हमें इस एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करनी है। 1 माइनस में x माइनस 2 का स्क्वायर रेज टू द पावर 10। हमें इस एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x रेज टू द पावर 10 बनेगा, ठीक है। यानी कि ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 3 रेज टू द पावर कितना बनेगा, 10 बनेगा। अब यहाँ हमारे पास जो मैक्सिमम पावर आएगी x की वो कितनी आनी चाहिए, 20, और मिनिमम पावर हमारे पास कांस्टेंट टर्म रहनी चाहिए, ठीक है, 0। तो मतलब मैक्सिमम पावर आनी चाहिए 20, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मिनिमम पावर, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, मैक्सिमम पावर ये 20 तक जा सकता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ए नॉट फाइंड आउट करना है, मतलब आपको कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप दोनों तरफ x को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। x को अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 3 रेज टू द पावर 10। यहाँ क्या मिलेगा, ए नॉट, बाकी सब आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए नॉट आपके पास कितना आ गया, नेगेटिव की पावर 10 करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 3 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा। और वैसे आप इतना बड़ा नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं। जब भी आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए हो तो आप सिंपली वेरिएबल को, यानी कि x को यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, 0। x को अगर हम डायरेक्टली 0 पुट कर देते तो आंसर एज इट इज था हमारे पास। फाइंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। हमें इस नंबर की यूनिट प्लेस पे बताना है कौन सी डिजिट होगी। नंबर हमारे पास है 183 फैक्टोरियल प्लस में 3 रेज टू द पावर 183। सबसे पहले बात करते हैं 183 फैक्टोरियल के ऊपर। तो फैक्टोरियल के बारे में आप ये बात जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आप लेंगे तो उसमें यूनिट प्लेस के ऊपर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे 5 फैक्टोरियल आपके पास है 120, 6 फैक्टोरियल आपके पास है 720, तो यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या चलेगा, 0 चलेगा। तो 183 फैक्टोरियल के यूनिट प्लेस पर तो 0 आना चाहिए। अब बात करते हैं 3 रेज टू द पावर 183। यहाँ जब हमें यूनिट प्लेस पे नंबर निकालना है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम इसको किसी तरीके से 0 से कनेक्ट कर सकें। 0 से कनेक्ट करने का मतलब है कि 10 से, 20 से, 30 से, 50 से, इस तरीके से कनेक्ट कर सकें। 0 और प्लस लाने की आप कोशिश करेंगे बीच में। कैसे, 3 रेज टू द पावर 183 है, हम इसको 3 क्यूब इंटू में 3 रेज टू द पावर 180 में कन्वर्ट करेंगे। 3 क्यूब आपके पास कितना हुआ, 27। 3 रेज टू द पावर 180 को हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 45। ये बनेगा हमारे पास 27। 3 रेज टू द पावर 4 कितना होगा, 81, और 81 को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 80 रेज टू द पावर 45। मैंने कहा ना बीच में प्लस लाने की कोशिश करना। तो ये हमारे पास जब हम इस बाइनोमियल को खोलेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 45C0 प्लस में 45C1 80, 45C2 80 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस के ऊपर वैल्यू क्या रहेगी, 0। यहाँ भी यूनिट प्लेस पर वैल्यू क्या रहेगी, 0। यहाँ पे अगले सब में यूनिट प्लेस पर वैल्यू क्या रहेगी, 0। यहाँ हमारे पास 45C0 का मतलब क्या हुआ, 1। तो जब हम 27 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 27 बनेगा। ये 45 इंटू 27 इंटू में 80 बनेगा, ऐसे चलेगा। यहाँ यूनिट प्लेस पर क्या है, 0। अगले में भी यूनिट प्लेस पर क्या रहेगा, 0। तो इन सब टर्म्स में यूनिट प्लेस पर 0 रहेगा। उसमें जब मैं 27 ऐड करूँगा तो फाइनली यूनिट प्लेस पर हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस नंबर के यूनिट प्लेस पर हमारे पास क्या आया, 7 आया। यहाँ यूनिट प्लेस पर क्या था हमारे पास, 0। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो ओवरऑल जो हमारे पास यूनिट प्लेस बनेगा उस पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये हमारा आंसर होगा।
फाइंड रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 11 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 12। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कहाँ तक जा रहा है? 11 फैक्टोरियल तक। इसको हमने डिवाइड किया 12 से, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम फैक्टोरियल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 2 फैक्टोरियल इज़ 2, 3 फैक्टोरियल इज़ 6, 4 फैक्टोरियल इज़ 24, 5 फैक्टोरियल इज़ 120। 24 हमारा 12 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसके आगे वाले सभी फैक्टोरियल वो 12 से डिविजिबल होंगे, मतलब यहाँ रिमाइंडर बचने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई रिमाइंडर बचेगा तो वो यहाँ बचेगा। अब ये अगर मैं इन तीनों के सम की बात करूँ तो 9 है। अगर मैं 9 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आपके पास 9 ही बचेगा। फाइनली रिमाइंडर कितना बचेगा? 9। ये हमारा आंसर आना चाहिए। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू द पावर 2016 इज डिवाइडेड बाय 63। हम 2 रेज़ टू द पावर 2016 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 63 से। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब 63 से डिवाइड कर रहे हैं, 63 किससे कनेक्ट हो सकता है? 64 से। तो क्या 2 की पावर में 64 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2 रेज़ टू द पावर 6। 2 रेज़ टू द पावर 6 बनेगा 64। तो ये हमारे पास कितना मिलेगा? 2 6 कितना मिलेगा? 3 7 2। इसे हम ये लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब हो गया 64 रेज़ टू द पावर 372। 64 को मैं लिख सकता हूँ 63 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 372। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 63 लैम्डा प्लस 1। तो 63 लैम्डा 63 से डिविजिबल होगा। फाइनली हमारे पास क्या बनेगा? 1। तो फाइनल रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा? फाइनल रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1। ये हमारा आंसर होगा। Find the sum of last 30 coefficients in the expansion of 1 plus x raised to the power 59 when expanding in ascending power of x। हमें लास्ट 30 कोफिशिएंट्स का सम चाहिए इस एक्सपेंशन के अंदर। तो ये एक्सपेंशन एक्चुअली में हमारे पास है क्या? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 59 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा? 59c0, 59c1x, 59c2 x स्क्वेयर, 59c3 x क्यूब। कहाँ तक जाएगा ये? 59c59 x रेज टू द पावर 59। ये एक्सपेंशन हमारे यहाँ तक चलेगी, ठीक है। अगर हम इस एक्सपेंशन को दोबारा इस तरीके से लिखें 59c0, 59c1 x, 59c2 x स्क्वेयर, बीच में हमारे पास टर्म्स आएंगी 59c29 x रेज टू द पावर 29, 59c30 x रेज टू द पावर 30 प्लस 59c31 x रेज टू द पावर 31। फिर जाएगा ये 59c59 x रेज टू द पावर 59। ये हमारे पास एक्सपेंशन बनेगी 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 59। अब हमें एक्चुअली में चाहिए क्या? हमें लास्ट 30 कोफिशिएंट्स का सम चाहिए। लास्ट 30 कोफिशिएंट का मतलब हो गया 30 से लेके 59 तक। मतलब हमें चाहिए क्या? हमें 59c30, 59c31, 59c32 से लेके और 59c59 तक का मुझे सम चाहिए। ये हमें चाहिए। अब ये हमारे पास पूरी बाइनोमियल हमने एक्सपेंड कर दी। हम यहाँ क्या करते हैं? हम दोनों तरफ x को पुट करते हैं 1।
अगर हमने x को 1 पुट कर दिया तो यहां मेरे पास 1 + 1 क्या मिलेगा, 2⁵ यहां मुझे क्या मिलेगा 59C0 प्लस 59C1 प्लस 59C2, ठीक है। बीच में हमारे पास आएगा 59C28, 59C29, 59C30, 59C31 और एंड में जाके हमारे पास बनेगा 59C59। हमें यहां से लेके और यहां तक का सम चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास 2⁵59 है। 59C0 को मैं 59C59 भी लिख सकता हूं। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, NCR इज इक्वल टू में NCn-R के इक्वल होगा। NCR इज इक्वल टू में NCn-R के इक्वल होगा। 59C1 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 59C58 लिख सकता हूं। ये 59C57 बनेगा। ऐसे ही 59C28 जो है वो 59C31 बनेगा और ये मेरे पास 59C30 बनेगा। इसको मैंने ये लिखा प्लस, अब ये हमारे पास हो गया 59C30, ये 59C31 से लेके और ये 59C59 तक आ गया। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों टर्म्स हमारे पास क्या हैं, सेम। सिर्फ ये 30 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 59 तक जा रहा है और ये 59 से लेके 30 तक आ रहा है। दोनों टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे ट्वाइस कर सकता हूँ। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, फाइनली मुझे मिलेगा 2⁵59 हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ ट्वाइस ऑफ 59C30, 59C31, 59C32 से लेके 59C59 तक चलेगा ये। अगर हम इस 2 को यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, एक पावर कम हो जाएगी, 2⁵58, ये बनेगा 59C30, 59C31, 32 और 59C59। तो ये हमारा आंसर होगा। तो फाइनली हमारा आंसर आना चाहिए 2⁵58, ये हमारा आंसर आना चाहिए।